हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें पहले पढ़ाई कर चुका है कुछ चीज़ों को। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड का कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये बेसिक होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि बेसिक होता क्यों है ना, बेसिक क्यों होता है। तो बेसिक होने का मेन रीज़न है ऑलमोस्ट ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर बेसिक। उसका रीज़न है कि इसमें एक जो है सेंट्रल एटम के ऊपर एक नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है, नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है, और वो नॉन बॉन्डिंग पेयर जो है ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, जिसके चलते ये बेसिक होता है ना। आप लोग लुईस एसिड लुईस बेस का डेफिनेशंस पढ़े ही होंगे। तो लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके उसको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जितने भी हाइड्राइड हैं, क्योंकि ये सब का साइज छोटा होता है, तो इसके सेंट्रल एटम पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होता है जिसको हम ये डोनेट कर सकता है। इसीलिए ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ऑल द हाइड्राइड्स of group 15 elements are Lewis base सारे के सारे लुईस बेस होता है। उसका रीज़न क्या हो गया, शॉर्ट में हम लिख देंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर है, मतलब नॉन बॉन्डिंग पेयर अवेलेबल है, जिसको ये बहुत ही आसानी से डोनेट कर सकता है। इसीलिए ये लुईस बेस कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये लुईस बेस क्यों है। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर वन लोन पेयर है, यानी वन नॉन बॉन्डिंग पेयर है जिसको आसानी से डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये होगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप 15 the basic character of their hydride decreases। ठीक है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे हम ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम आएंगे, इसका जो हाइड्राइड का बेसिक कैरेक्टर से, हाइड्राइड तो बेसिक होता है, ये कंफर्म है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम व्हिच कैन बी डोनेटेड वेरी इजीली। लेकिन जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम आएंगे, इसका बेसिक
कैरेक्टर जो है डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना। बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम, लेकिन बेसिक कैरेक्टर डिपेंड क्या करता है? टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो सेंट्रल एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, और जब सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है सबसे कम है, उसका एटॉमिक साइज एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, तो छोटे जगह में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, तो डेंसिटी जो है बढ़ा हुआ है। अब जैसे नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। अब वही जो है 2 इलेक्ट्रॉन अब बड़ा साइज में रहेगा तो आराम से थोड़ा रहेगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। फॉस्फोरस से फिर जाएंगे हम लोग आर्सेनिक की तरफ तो और एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। अब और बड़े साइज में उतना ही 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज होगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एटॉमिक साइज चूँकि बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते जा रहा है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़े साइज बड़ा जगह में एकोमोडेशन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी घट जाएगा। जैसे नाइट्रोजन जो है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, उसके ऊपर वो तो हाईली बेसिक होता है, बाकी सब नॉर्मल बेसिक है, लेकिन अमोनिया तो वेरी हाईली बेसिक होता है। उसका रीज़न क्या है कि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई होने के चलते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होने के चलते वहाँ पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से डोनेट कर देता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके चलते सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर अमोनिया में ही होता है। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर घट जाता है अचानक बहुत ज़्यादा, और फिर घटते रहता है कंटिन्यूसली, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, डिक्रीज होगा, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी घटेगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान नहीं रहेगा। इसलिए जो है डोनेट तो करेगा, बेसिक कैरेक्टर है तो डोनेट करेगा, लेकिन आसानी से डोनेट करने का जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, डिफ़िकल्टी बढ़ता जाएगा, इसलिए बेसिक कैरेक्टर भी घटता जाएगा। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न क्या हो गया? साइज ऑफ एटम। जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे तो साइज ऑफ द एटम क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद लोन पेयर कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा? ये जो है लोन पेयर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी देखो, ये भी डिक्रीज करेगा। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, उसके बाद इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए डोनर कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी इंक्रीज करेगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा।
इसीलिए जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इसलिए जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, तो उसके हाइड्राइड का बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। सॉरी, इट्स अ मिस्टेक। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। उल्टा लिखा गया, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये उल्टा लिखा गया था। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, नॉन पेयर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, सिर्फ साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है, उस तरफ कंट्रीब्यूट करता है जिससे लगता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करना मुश्किल होता जाएगा जैसे जैसे टॉप से बॉटम जाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा, इसलिए उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। किसका, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके, सो रेक्टिफाइड। अब हम लोग दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, हीट एनर्जी से वो कंपाउंड डिकम्पोज होता है या नहीं, है ना। हीट एनर्जी देने से उसके बॉन्ड टूटते हैं या नहीं, कितना जल्दी टूटते हैं, यही थर्मल स्टेबिलिटी है। कितने हीट एनर्जी तक उसका बॉन्ड जो है नहीं टूटता है, जिस टेम्परेचर पर टूट गया वहाँ पर स्टेबिलिटी उसका ख़त्म हो गया। तो थर्मल स्टेबिलिटी यही है। ठीक है, यानी हीट एनर्जी कितना उसका कंपाउंड स्टेबल है हीट करने के बाद, कब तक वो कंपाउंड जो है अपना कंपाउंड बना रहता है, किस टेम्परेचर तक, तब तक वो स्टेबल है। और उस टेम्परेचर से बियॉन्ड जैसे ही गया हीट एनर्जी, उसका केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसका बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी of the hydride hydrides of group 15 elements decreases तो हम लोग जो है थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी में क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप 15 में, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो डिक्रीज क्यों करेगा, ठीक है, डिक्रीज करने का जो मेन रीज़न है, और डिक्रीज करेगा तो उसका जो या तो ये इस तरह से पूछ सकता है या इस तरह का ऑर्डर दे देगा कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज इन दिस ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम को देखना पड़ेगा हमको। साइज ऑफ सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, इससे इसका साइज बढ़ा है, इससे इसका साइज बढ़ा है, इससे इसका साइज
तो सेंट्रल एटम का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो वो वीक होता जाता है। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, छोटा डंडा रहता है उसको हम लोग नहीं तोड़ पाते हैं, बड़ा डंडा रहता है उसको हम आराम से तोड़ लेते हैं। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म stable covalent bond। ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, उसके चलते बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने के चलते बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि साइज सेंट्रल एटम ज़्यादा है तो टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड भी डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे यह फिनोमिनन आएगा सामने, और इसके चलते जो है क्या होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जब डिक्रीज कर रहा है तो उसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा, डिसोशिएट करना, बॉन्ड को डिसोशिएट करना आसान हो जाएगा। तो जब बॉन्ड को डिसोशिएट करना आसान हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेनेशन दिए, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। ये सारा फैक्टर होने के चलते क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घट जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन या बोलो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड इंथैल्पी जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज करेगा तो आराम से बॉन्ड ब्रेक होगा और थर्मल स्टेबिलिटी, जिसके साथ कम एनर्जी देने में ही बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हाइड्राइड का, वो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब ये कितना दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया कि कौन हाइड्रोजन जितना ज़्यादा देगा, कितना जल्दी देगा वो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये जो हाइड्राइड सब ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसलिए जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। जितना भी है हाइड्राइड सब ग्रुप 15 एलिमेंट सब रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये इजीली जो है हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोजन देने के चलते ये रिड्यूस कर सकता है दूसरे को। तो कितना आसानी से ये हाइड्रोजन जनरेट करेगा उसी से पता चलेगा कि ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसमें कितना है। ठीक है ना, ये बात समझ में। तो ये डिपेंड करेगा, अभी जस्ट पढ़ लिए हैं थर्मल स्टेबिलिटी, तो जिसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा वो कम हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, आसानी से रिलीज नहीं करेगा। जिसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा वो इजीली हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड करता है थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो आसानी से जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और आसानी से जब हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है,
तो दूसरे को रिड्यूस हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण जो है हम लोग देखेंगे कि जो टॉप टू द ग्रुप है, जैसे अमोनिया है, थर्मल स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग अभी पढ़ लिए, थर्मल स्टेबिलिटी धीरे धीरे घट रहा है। तो यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बढ़ जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है। तो जितनी आसानी से हम बॉन्ड ब्रेक कर पाएंगे उतनी आसानी से हाइड्रोजन रिलीज़ करा पाएंगे और उस हिसाब से रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखते हैं। Reducing character of the hydrides of group 15 elements increases from 3 to that is, you can write like this. तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कैसे होता है, इसलिए डिटेल नहीं बताएंगे। तो जब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन जो है इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जल्दी बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो इसीलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है। इस प्रकार से उसका जो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पर हमने रिड्यूसिंग कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया। तो हम लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। हाइड्राइड्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। तो इसमें जो अमोनिया है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है फॉस्फिन से। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फिन से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद देखो कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ कर रहा है। पहले जो है अमोनिया से फॉस्फिन की तरफ डिक्रीज़ करेगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर फॉस्फिन से जब आगे बढ़ोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है। ऐसा क्या है, नहीं एक ट्रेंड नहीं रहा कि भाई इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है पूरे ग्रुप में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ये एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया अमोनिया का कि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई हो गया है। ठीक है, ट्रेंड में एडजस्ट नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बताए थे कि जब हाइड्रोजन का बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन एटम
का बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ हो, है ना। अगर हाइड्रोजन का बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ हो, तो ये 3 केस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जिसके चलते एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसके बॉन्ड में आ जाता है ना। हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सिर्फ इसी में है, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ अमोनिया में है। ये सारे में जो है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारे में क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिर्फ जो है अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। चूँकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है, इसमें अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस है, इसके लिए इसका जो बॉन्ड होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल हो जाता है ना। बहुत सारा अमोनिया मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाता है बहुत ही स्ट्रांगली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही एबनॉर्मली हाई हो जाता है। और बाकी सब में क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जान ही रहे, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा ही। इसीलिए चूँकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है। और ये सब में चूँकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वीक है, ठीक है, तो वीक होने के कारण जो है इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है। तो इसीलिए ये अमोनिया के कंपैरेटिवली ये सब का जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम है, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहाँ कंपैरेटिव एबनॉर्मल है पता। दूसरा बात है कि यहाँ से इधर इंक्रीज क्या कर रहा है फिर, क्योंकि एटॉमिक साइज के साथ, है ना, ये का तो अलग बात हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ही एबनॉर्मली हाई है। लेकिन अगर यहाँ से इधर देखें, ठीक है ना, यहाँ से इधर देखेंगे, इधर जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करता है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो वैन डर वाल फोर्स भी इंक्रीज करता है, क्योंकि जब साइज बढ़ता है, जब किसी चीज़ का साइज बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ का एटॉमिक साइज बढ़ेगा, उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ करेगा, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इसीलिए चूँकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप इधर इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज में इंक्रीज होने के चलते, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर इससे इसमें जाते हैं तो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल कंडीशन है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस कंडीशन है, इसमें एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस होने के चलते, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस होने के चलते इसमें जो बॉन्डिंग है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है। मॉलिकुलर इंटरेक्शन जो होता है, मॉलिकुलर बॉन्डिंग जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई हो जाता है, ठीक है। अब जो है ये जो क्वेश्चन दिए हैं कि अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन एंड देन डिक्रीजेज, तो बॉइलिंग पॉइंट के जगह सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट लिख देंगे, एक और क्वेश्चन हो जाएगा और आंसर भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट
है ना। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे मेल्टिंग पॉइंट से, फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा और आंसर भी यही रहेगा सेम। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसी से एक्सप्लेन हो जाता है। अमोनिया के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए एबनॉर्मल हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी है। उसके आगे फॉस्फीन एंड ऑनवर्ड्स क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसके अलावा लो है लेकिन फिर उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है दोनों इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ तो इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने के चलते जो है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा तो फिर जो है इधर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा तो उसको थोड़ा एनर्जी लगेगा ज़्यादा ब्रेक करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज़ करेगा फॉस्फीन ऑनवर्ड्स डाउन द ग्रुप 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है एक कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक जरा हम लोग देख लेते हैं। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक आई थिंक ये है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी है। अमोनिया जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए अमोनिया सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा अमोनिया ही सॉल्युबल है। उसके बाद जो है सॉल्युबिलिटी सबका डिक्रीज़ करता है, क्योंकि बाकी सब में किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, सब में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी वो सबका कुछ कोई खास नहीं होता है वाटर में। ठीक है, ठीक है, और मतलब सॉल्युबिलिटी उसमें ना के बराबर ही होता है, सिर्फ अमोनिया ही समझो कि सॉल्युबल है, बाकी चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता है वाटर के। वाटर में सॉल्युबल कौन होता है, जो या तो पानी में डालने के बाद वो आयनाइज कर जाए तो सॉल्युबल होगा, या पानी के साथ वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर ना तो आयनाइजेशन हो रहा है और ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ये अमोनिया को छोड़ करके, इसलिए वाटर में ये सब बाकी अमोनिया को छोड़ करके बाकी सारा के सारा इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा सॉल्युबिलिटी में वो हो जाएगा हमारा अमोनिया आर हाईली सॉल्युबल, अमोनिया आर हाईली सॉल्युबल whereas other hydrides of group 15 do not hydrides are insoluble। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आंसर यही होगा अमोनिया हैज गॉट अ कैपेबिलिटी टू फॉर्म, ठीक है, NH3 can form hydrogen bond with water, but other
हाइड्राइड do not form hydrogen bond with water। ठीक है, तो सिर्फ अमोनिया है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है वाटर के साथ, बाकी जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 15 का वो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है वाटर के साथ, इसीलिए वो जो है इनसॉल्युबल है। अमोनिया हाईली सॉल्युबल है और बाकी अदर हाइड्राइड्स जो है इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे।